ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम प्रकृति के सबसे बड़े और शायद सबसे शानदार कारखाने के बारे में बात करने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि जीवन के निर्माण की ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में कितनी अद्भुत है। जरा सोचिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूरज है, राइट? लेकिन वो सूरज की धूप आखिर उस भोजन में कैसे बदल जाती है जिसे हम रोज खाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, लेकिन सच कहूं तो ये किसी जादू से कम भी नहीं है। हमारे पूरे ग्रह का जीवन इसी एक चमत्कारी प्रक्रिया पर टिका है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए कच्चे माल क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट कारखाना कैसे काम करता है, इसकी उत्पादन प्रक्रिया क्या है, पानी के अंदर ये कैसे होता है, और अंत में इसका ग्लोबल कार्बन बैलेंस पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या? हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो बस हरियाली दिखती है ना? लेकिन असल में वो पूरी तरह से सोलर पावर से चलने वाले बहुत ही एडवांस कारखाने हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का सीधा सा मतलब है प्रकाश की मदद से कुछ बनाना। ये वो प्रोसेस है जहां जीव सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पौधों की वो सुपर पावर है जो शुद्ध सौर ऊर्जा को उस केमिकल एनर्जी में बदल देती है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आते हैं भाग 2 पर, इस कारखाने की आवश्यकताएं और उनके स्रोत। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये कि किसी भी आम कारखाने की तरह इस बायोलॉजिकल कारखाने को भी अपना काम शुरू करने के लिए कुछ खास कच्चे माल की जरूरत होती है। मुख्य रूप से 3 चीजें चाहिए। पहला, सूरज की रोशनी जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा या पानी से मिलती है और ये शुगर बनाने के लिए मेन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। और तीसरा है पानी जो मिट्टी या पर्यावरण से मिलता है। पानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है जो प्रक्रिया के दौरान टूट जाता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, पौधे सूरज की पूरी रोशनी का इस्तेमाल नहीं करते। वे सिर्फ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या शॉर्ट में पार का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइट स्पेक्ट्रम में मुख्य रूप से 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का क्षेत्र है जिसमें ज्यादातर नीली और लाल रोशनी होती है। पौधे हरी रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और सच मानिए, बिल्कुल इसी वजह से पत्तियां हमें हरी नजर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, क्लोरोप्लास्ट कारखाना। कच्चे माल तो हमें समझ आ गए। अब जरा प्लांट सेल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारा जादुई प्रोडक्शन वास्तव में होता कहाँ है। क्लोरोप्लास्ट ही पौधे का मेन प्रोडक्शन फ्लोर है। ध्यान दीजिए कि इसमें एक डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं और मुड़ी हुई झिल्लियों के छोटे छोटे स्टैक होते हैं। इन्हें थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। बस इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर सूरज की रोशनी को पकड़ने का असली काम शुरू होता है। अब बात करते हैं भाग 4 की, उत्पादन प्रक्रिया। स्ट्रक्चर तो हम समझ गए, अब चलिए देखते हैं कि इस कारखाने में चीजें एक के बाद एक कैसे बनती हैं। ये बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले रोशनी थाइलाकॉइड्स में मौजूद क्लोरोफिल से टकराती है, फिर पानी का मॉलिक्यूल टूटता है और यहीं से वो जीवन देने वाली ऑक्सीजन बाहर आती है। इसके बाद एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में एनर्जी बनती है और फाइनल स्टेप में केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसे ग्लूकोज यानी खाने में बदल देता है। पता है, इस पूरी प्रोसेस में एक कदम ऐसा है जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। फोटोसिस्टम 2 नाम का एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो एनर्जी वैक्यूम को भरने के लिए पानी के मॉलिक्यूल को बहुत ही परफेक्शन के साथ तोड़ देता है। ये इतनी जटिल और सटीक प्रक्रिया है कि इंसान अपनी तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद आज तक इसे लैब में पूरी तरह से दोहरा नहीं पाए हैं। बिल्कुल नहीं। इस पूरे सिस्टम को थोड़ा और सिंपल बनाते हैं। मान लेते हैं कि कारखाने में 2 अलग अलग शिफ्ट चल रही हैं। पहली है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो थाइलाकॉइड्स में होती है। ये शिफ्ट लाइट और पानी का इस्तेमाल करके बैटरी की तरह काम करने वाली एटीपी और एनएडीपीएच बनाती है और ऑक्सीजन को बाहर निकालती है। दूसरी शिफ्ट है केल्विन साइकिल जो स्ट्रोमा में होती है। इसे डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। ये पहली शिफ्ट वाली एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फाइनल प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज तैयार करती है। बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, जलीय प्रकाश संश्लेषण यानी पानी के अंदर ये प्रक्रिया। ये चमत्कार सिर्फ सूखी जमीन पर ही नहीं होता।
लेकिन पानी के नीचे लाइट और गैसें इतनी आसानी से तो उपलब्ध होती नहीं। तो वहां के पौधों ने कुछ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स अपना ली हैं। उनके पास बड़े सरफेस एरिया वाले पतले पत्ते होते हैं। वो गहरे पानी में जाने वाली लाइट को सोखने के लिए स्पेशल पिगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो पानी से सीधे घुले हुए बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 निकाल लेते हैं और पानी में तैरते रहने के लिए एरेनकाइमा नाम के स्पेशल हवा भरे टिश्यूज का यूज करते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 6, वैश्विक कार्बन संतुलन। तो अब माइक्रोस्कोपिक कोशिकाओं से बाहर आते हैं और पूरी दुनिया को देखते हैं। यहाँ सबसे क्रिटिकल बात यह है कि यह प्रोसेस सिर्फ एक पौधे के जिंदा रहने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे ग्रह के अस्तित्व के लिए जरूरी है। हमारे जंगल, घास के मैदान और महासागरों में मौजूद छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, ये सब विशाल कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये हमारे वायुमंडल से भारी मात्रा में CO2 खींच लेते हैं। अगर ये ऐसा ना करें तो ग्लोबल वार्मिंग आज के मुकाबले कहीं ज्यादा भयंकर होती। ग्लोबल कार्बन साइकिल के असर को देखें तो जमीन पर पौधे वायुमंडलीय CO2 को बायोमास में बदलते हैं और समंदर में फाइटोप्लैंक्टन बायोलॉजिकल कार्बन पंप चलाते हैं। जब वे मरते हैं तो उनका ऑर्गेनिक मैटर गहरे समंदर में डूब जाता है। इससे कार्बन लंबे समय तक एटमॉस्फेयर से दूर रहता है और यही चीज हमारे महासागरों को बहुत ज्यादा एसिडिक होने से भी बचाती है। इसीलिए इन इकोसिस्टम्स की रक्षा करना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। और हम अपने आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। प्रकृति ने अरबों सालों में इस प्रोसेस को एकदम परफेक्ट बना लिया है। क्या हम कभी वैज्ञानिक रूप से कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण विकसित कर पाएंगे? सोचिए, भविष्य में सिर्फ सूरज की रोशनी, पानी और CO2 का इस्तेमाल करके एक असीमित कार्बन न्यूट्रल फ्यूल का सोर्स बनाना। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे ऊर्जा भविष्य और हमारे ग्रह को बचाने की सबसे बड़ी चाबी हो सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।